हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन वीडियो है कल के वीडियो का। कल के वीडियो में हमने समझा था कि पॉवर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट क्या है और कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं कि बताते हैं कि एक देश पुअर है या नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, क्या होते हैं रीजंस, क्यों एक देश पुअर होता है या क्यों एक देश के लोग पुअर होते हैं और उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और कैसे हम ये पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहला कॉज आता है स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए ऐसा है, अगर आपके देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका देश उसी रेट से या उसके ज़्यादा रेट से डेवलप भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारी पॉपुलेशन 5% के रेट से बढ़ रही है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं असलियत नहीं बता रहा, अगर हमारी पॉपुलेशन 5% के रेट से बढ़ रही है और हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5% से ज़्यादा है, समझ लीजिए 8% है या 9% है, तो वो पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन अगर हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से बढ़ रही है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी रेट से नहीं हो रहा है या उससे कम रेट से हो रहा है, तो वो पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ के बदले वीकनेस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो पैदा होंगे उनको काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे देश में गरीबी आएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रीजन होता है पॉवर्टी के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट का रूट कॉज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्लो होना। तो एक पॉपुलेशन, हमारा देश वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है, लेकिन उसका अगर उतनी रेट से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। लेकिन हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना फास्ट नहीं है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पॉपुलेशन हमारी वीकनेस बनती जा रही है। तो और ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो अभी फिर भी बढ़ने लगा है। पहले तो जो इंडिपेंडेंस के बाद के कुछ साल थे उसमें तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था ही नहीं या डेवलपमेंट था ही नहीं या बहुत स्लो रेट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था और पॉपुलेशन तभी भी बहुत फास्ट बढ़ रही थी। इसकी वजह से गैप बहुत बढ़ गया है पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग चाहते हैं कि पॉवर्टी खत्म हो। दूसरा, लिटिल ट्रिकल डाउन इफेक्ट। व्हाट डू मीन बाय लिटिल ट्रिकल डाउन इफेक्ट? देखिए ऐसा है कि इंडिया में पॉलिसीज बहुत सारी बनती है लेकिन उन पॉलिसी का फायदा जिनको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। कहने का मतलब क्या है, हमने बना दिया 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना या फिर हमने कोई और नई स्कीम बना ली, प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना, बहुत सारी योजनाएं बनती है लेकिन उसका इम्पैक्ट या फिर उसका जो फायदा है वो जितने लोगों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। मतलब पॉलिसीज बनती बहुत अच्छी है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रूट या ग्रास रूट लेवल तक पहुंचता नहीं है। जो एक्चुअली लोग जरूरतमंद हैं उनको नहीं मिलता है। अपनी बात करते हैं, आपके शहर की बात करते हैं, मैं सूरत से हूँ तो सूरत की बात करते हैं। सूडा आपको पता होगा, सूरत अर्बन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या अथॉरिटी है, बराबर। सूरत अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बिल्डिंग्स गवर्नमेंट बनाती है, सूडा बिल्डिंग आपने सुना होगा, उसमें कितने लोग जरूरतमंद वाले रहते हैं आप देख लीजिएगा। बहुत सारे रिच लोग जो हैं वो सूडा में फ्लैट लेके रेंट पे चला देते हैं अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए। ये क्या सही बात है? क्या रिच लोगों को ज़रूरत है कि वो ऐसी जगह पे फ्लैट ले? नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ पुअर के लिए या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए सीमित होना चाहिए। लेकिन ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है ऐसे लोगों के लिए जिसके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है। वो अपने आप को गरीब दिखा के सूडा में फ्लैट खरीदते हैं और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं और एक्चुअली में जो इसको ज़रूरत है उनको वो फ्लैट मिलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो योजना थी या प्रधानमंत्री घर प्रोवाइड करने की योजना थी, वो योजना तो अच्छी थी लेकिन क्या उसका फायदा लोगों को मिला जिसको एक्चुअली घर की ज़रूरत थी? नहीं मिल रहा है। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसको बोलते हैं लिटिल ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मतलब बनाते हम लोग योजना बहुत अच्छी है लेकिन उसका इम्पैक्ट लोगों तक पहुँचता नहीं है। इसका मतलब होता है लिटिल ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अब समझ में आ रहा होगा आपको लिखना कैसे है। तीसरा देखेंगे तो आपको दिख रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देश में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अमीर जो है वो अमीर बनता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब बनता जा रहा है। कहने का मतलब जो गैप है अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में बढ़ता जा रहा है। तो इनइक्वालिटी जितनी ज़्यादा हुई इस देश में, उस देश में दिक्कत क्या है कि पॉवर्टी ज़्यादा होने वाली है। तो हमको क्या करना है, इनइक्वालिटी को दूर करने की कोशिश करनी है। ऐसी योजना क्रिएट करनी है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पुअर पे पड़े, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली पुअर पीपल को मिले ताकि वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकल सके।
चौथा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर जो बड़ा साइज ऑफ लैंड है या ज़्यादातर जो फर्टाइल लैंड है वो बहुत लिमिटेड फार्मर्स के पास है, और बहुत सारे फार्मर्स जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है उनके पास मिला के भी बहुत छोटा परसेंट लैंड है। वो लिखा हुआ देखिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी 3% ऑफ एग्रीकल्चर फैमिलीज ओन 26% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। सिर्फ 3% जो एग्रीकल्चर फैमिली है उनके पास 26% लैंड है, और बॉटम 55% फार्मर्स के पास 10% ऑफ लैंड है। मतलब 55% जो पॉपुलेशन है फार्मर्स की उनके पास सिर्फ 10% लैंड है, कल्टिवेटेड लैंड। ये दिक्कत है। तो जो दिक्कत कर रहे हैं या जो दिक्कत हो रही है वो क्या है कि जो मेजॉरिटी फार्मर्स हैं, जो बहुत क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं, उनके पास फर्टाइल लैंड बहुत कम है, और जो बहुत छोटे से फार्मर है, छोटे से मतलब क्वांटिटी में बहुत कम फार्मर्स हैं, उनके पास बहुत बड़ा लैंड है। इसलिए आप देखते हो कि ये फार्म बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स भी आ रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मर्सिडीज तक में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग गरीब है। कैसे गरीब है? आप मर्सिडीज लेके आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, तो आप गरीब कैसे हैं? एनीवेज, वो बात पॉलिटिक्स में ना जाते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड साइज बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे देखेंगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट। हमको है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैंने वापस यही बताया कि बहुत सारी पॉलिसीज तो बनती है, लेकिन पॉलिसीज का फायदा मिलना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब डेवलपमेंट तो हम दिखा रहे हैं ऑन पेपर, इतना हो रहा है डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसका फायदा हमारी पॉपुलेशन पे कितना हो रहा है वो देखना जरूरी है। उतना डेवलपमेंट का कितना रोजगार योजना पे कितना फायदा हो रहा है वो देखना जरूरी है। मेरे जैसे और आपके जैसे यूथ जो हैं उनको कितना काम मिल रहा है वो भी बहुत देखना जरूरी है। कहने का मतलब हमारी सरकार ये बोल सकती है कि हम लोग ने इतना डेवलपमेंट किया, इतना ग्रोथ हुआ, लेकिन क्या इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई वो देखना भी तो सरकार का काम है। तो प्रॉब्लम ये है कि डेवलपमेंट हो रहा है ऑन पेपर तो हो ही रहा है और एक्चुअल में भी हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज पे कितना हो रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ऐसी सरकार क्रिएट करना भी ज़रूरी है, उसकी वजह से पॉवर्टी खत्म हो सकती है। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड या ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है तो हम लोग पूरी तरह से अर्बन टेक्नोलॉजीज एडेप्ट नहीं कर सकते। अर्बन टेक्नोलॉजीज का मतलब होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज। देखिए दो टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जिसमें मशीनें काम करती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जिसमें लोग काम करते हैं। हमारा देश जो है ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो सकता, हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला भी सकते हैं, और वर्ल्ड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उसमें से मेजॉरिटी इंडियंस ही लेके आते हैं, लेकिन इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मशीनें ज़्यादा काम करेगी तो लेबर कम काम करेंगे, और लेबर कम काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। तो इसकी वजह से हम लोग एग्रीकल्चर में अभी भी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट, दैट इज एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट इतना फास्ट नहीं है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन उतने ही एरिया में, उससे कम एरिया में हमसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कर लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारा लैंड होते हुए भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है तो सही, लेकिन उसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अगेन ड्यू टू अवर ओवर पॉपुलेशन। तो देखना ज़रूरी है कि हम लोग ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आए जिसमें मिक्स इकोनॉमी का क्रिएशन हो सके, जिसमें लोग भी ज़्यादा काम करें, और टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सके। सातवां आता है अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, दोनों साथ साथ में चलते हैं। एक खत्म करो दूसरा खत्म हो जाएगा, या एक आएगा तो दूसरा भी अपने आप आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं पॉवर्टी को खत्म करना तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, अगर हम चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना तो हम पॉवर्टी को खत्म करेंगे। अगर दोनों में से एक भी खत्म नहीं हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली फ्री आ जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों एक ही साथ चलते हैं, दोनों के कॉजेज भी ऑलमोस्ट एक ही हैं, दोनों की इफेक्ट्स भी दोनों की ऑलमोस्ट एक ही हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि देश में है इसकी वजह से पॉवर्टी है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं पॉवर्टी है इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा फैक्टर, अभी एक और आ गया है महंगाई। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देखिए ऐसा है कि अगर एक पर्सन की इनकम भी उतनी रेट से बढ़े और महंगाई भी उतनी रेट से बढ़े तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम की रेट जो है उतनी रेट से बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई उस रेट से ज़्यादा बढ़ रही है। समझ लीजिए महंगाई 10% से बढ़ रही है और इनकम आपकी 8% से बढ़ रही है, तो हमेशा 2% तो आप ऑलरेडी पीछे हो ही चुके हो, भले आप कितना भी कमाते क्यों ना हो। तो ज़रूरी क्या है
कि हमारी इनकम भी उस रेट से बढ़े जिस रेट से महंगाई बढ़े, या फिर महंगाई का जो परसेंटेज है वो कम हो जाए। अगर महंगाई का इंक्रीज होने का परसेंटेज कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इनकम इंक्रीज नहीं भी होगी तो चल जाएगी। तो जरूरी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, इसलिए गवर्नमेंट को एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेगी। नौवा, लार्ज साइज फैमिली। देखिए इंडिया में एक नोशन है कि जितनी बड़ी फैमिली होगी, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा फैमिली को या माँ बाप को। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपने बागबान देखी होगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बच्चे होगा तो ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा माँ बाप को, उल्टा ही होता है। एक बच्चा होगा तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी और मम्मी पापा को भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो ज़रूरी है कि एजुकेशन स्प्रेड करें ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ, लार्ज साइज फैमिली एक सॉल्यूशन नहीं होता है, उल्टा जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी उतना ज़्यादा झगड़े भी होते हैं। तो झगड़े ना हो उसके लिए फैमिली छोटी होनी चाहिए, या फिर हमारा अपब्रिंगिंग इतना अच्छा हो कि बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी हम लोग मिलजुल के रह सके। तो या तो अपब्रिंगिंग सुधारे या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सुधारे ताकि फैमिली प्लानिंग अच्छे से हो सके। फैमिली प्लानिंग इज अगेन एजुकेशन का पार्ट है जो जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी, कि एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कुछ हद से ज़्यादा बढ़ ना जाए। और इसके लिए वाइड स्प्रेड इलिटरेसी जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, जो अच्छी बात नहीं है। किसी भी देश को डेवलप करने के लिए लिटरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। जितने लोग लिटरेट होंगे उतना देश लिटरेट होगा, और जितना देश लिटरेट होगा और डेवलप होगा उतने लोग भी डेवलप होंगे। तो ज़रूरी क्या है कि अगर हमारा देश डेवलपमेंट की ओर जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में लिटरेसी स्प्रेड करें। और जितनी ज़्यादा लिटरेसी होगी, एजुकेशन होगा, उतना ज़्यादा उनको समझ में आएगा कि सही गलत क्या है, उनको लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उतनी अच्छी वोटिंग कर पाएंगे, उतने अच्छे नेता को सिलेक्ट कर पाएंगे। और आपके देश का लोग जैसे होंगे आपका नेता भी वैसा ही होने वाला है। तो अगर हम लोग किसी को ब्लेम करते कि हमारे देश का नेता ऐसा है क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग जितने अच्छे होंगे हमारे देश का नेता भी उतना ही अच्छा होगा। तो ज़रूरी है कि हम किसी और को ब्लेम ना करें, हम अपने आजू बाजू वाले लोगों को एजुकेट करें, हम सबको एजुकेशन प्रोवाइड करें, जितना हो सके उतना लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें, ताकि लोग एजुकेटेड होंगे तो सही जगह से सुन पाएंगे, सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और हमारा देश और ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कॉजेस क्या है पॉवर्टी के और इसको दूर कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पॉवर्टी को दूर करने के लिए, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में ओरिएंटेड, आपके एग्जाम में काम आएंगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।